हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हम पढ़ रहे थे और ऑलरेडी 2 वीडियोज़ इस पर मैंने भी अपलोड कर दी हैं और आप बहुत इजीली रिवीजन कर सकते हैं। आपने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ा हुआ होगा बुक्स के थ्रू या वीडियोज़ की हेल्प से। तो अब उसी के आगे जहाँ से हमने स्टॉप किया था और उसी के आगे से पढ़ेंगे इस वीडियो में। कल पढ़ा हुआ था, चौसर की पोइट्री को डिवाइड किया गया 3 पार्ट्स में, फ्रेंच पीरियड, इटालियन पीरियड, इंग्लिश पीरियड, तो उसको लेकर के। और अब उसी के बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो था, कई सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे और अगर आपने नहीं वॉच किया है अभी तक तो वॉच कर लीजिए, बहुत सारे आपके क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे उससे और नॉलेज बढ़ेगा, इंक्रीज़ होगा। अब इसी के आगे हम पढ़ेंगे विलियम लैंगलैंड का जो उस समय के, क्योंकि चौसर के ये कॉन्टेम्पोरेरी थे विलियम लैंगलैंड, जॉन गॉवर, तो इनका क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में। तो विलियम लैंगलैंड 1332 में इनका जन्म हुआ था और 1400 ही इनकी भी जो थी डेट ऑफ डेथ थी। एंड स्टैंड्स नेक्स्ट ओनली टू चौसर। चौसर के बाद विलियम लैंगलैंड खड़े होते हैं। हम ये कह सकते हैं कि चौसर के बाद जो इम्पोर्टेंस रखने वाले पोइट थे उस 14th सेंचुरी के, तो उसमें विलियम लैंगलैंड का नाम आता है। ही डिनाउंसेस द रैम्पेंट corruption in the church and mocks at those who shun honest work, the drunkard and the oppressor, the tradesman who cheats and the preacher who counsels one thing and follows another। तो विलियम लैंगलैंड का फेमस वर्क है पैर्स द प्लोमन। वो आपने डेफिनेटली उसका नाम भी सुना होगा, थीम भी कुछ ना कुछ आपके माइंड में होगी। तो उस वर्क में विलियम लैंगलैंड निंदा करते हैं, डेनाउंसेस, निंदा करते हैं जो जब बहुत ज़्यादा करप्शन व्याप्त था चर्च में, उसको लेकर के उसको बहुत ज़्यादा उसकी निंदा करते हैं। क्योंकि उसी समय हमने पढ़ा है जॉन वैक्लिफ ने बाइबल का ट्रांसलेशन किया और रिफॉर्मेशन एज भी शुरू हो गई थी एंड ही वॉज द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन एंड चौसर वॉज द मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा। दोनों ही क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर रखने हैं, माइंड में सेट कर लेने हैं कि अगर रेनेसा का मॉर्निंग स्टार पूछे जाते तो दैट इज़ चौसर और अगर रिफॉर्मेशन के तो जॉन वैक्लिफ। तो उस समय करप्शन था चर्च में, उसी को लेकर के रिफॉर्मेशन की डिमांड थी, सब रिफॉर्मेशन चाहते थे और विलियम लैंगलैंड ने अपने वर्क में उसको टारगेट किया एंड मॉक्स एट दोज, और उनका मजाक उड़ाया या उनको निंदा की, उनको चेतावनी दिया। और हु शन ऑनेस्ट वर्क, शन इट मीन्स जो दूर रहते हैं, हेट करते हैं ऑनेस्ट वर्क से, जो कठिन परिश्रम से जी चुराते हैं, जो कठिन मेहनत, जो ऑनेस्ट वर्क, ईमानदारी पूर्ण काम करने से, हार्ड वर्क काम करने से जी चुराते हैं, दूर रहते हैं। द ड्रंकर्ड जो शराबी लोग हैं, द ऑप्रेसर जो अत्याचार कर रहे हैं, द ट्रेड्स मैन और जो व्यापारी लोग हैं वो चीट्स और जो धोखा देते हैं, जो बिजनेसमैन लोग हैं धोखा देते हैं। एंड द प्रीचर हु काउंसल्स वन थिंग एंड फॉलोज अनदर, और ऐसे प्रीचर जो कि अच्छी प्रीचिंग न दे करके गलत चीज़ों को ऑप्ट कर रहे हैं और दूसरे लोगों को भी उसी को फॉलो करने के लिए बोल रहे हैं। तो इन सभी लोगों को इन्होंने टारगेट किया अपने वर्क में और रिफॉर्म, सोसाइटी में रिफॉर्म चाहते थे। तो उस चीज़ का हमें ट्रू पिक्चर देखने को इनके वर्क में मिलता है, किस तरह की करप्शन व्याप्त था उस समय, कैसा क्योस था सोसाइटी में। Langland vividly presents an account of the sufferings of common men and draws a sympathetic picture of contemporary peasantry। peasantry means जो किसान, peasant means होता है किसान। तो उस समय जो किसान लोग थे उनके प्रति सिंपैथी दिखाई है उन्होंने और साधारण लोगों के संघर्ष को दिखाया है, उनकी सफरिंग्स को दिखाया, उनकी प्रॉब्लम्स को दिखाया है, बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट किया है विलियम लैंगलैंड ने। अब इसके बाद आते हैं जॉन गॉवर। तो जॉन गॉवर जो हैं इनके ही इज़ रिमेंबर्ड फॉर हिज 3 वर्क्स। विलियम लैंगलैंड का मैंने पिछले वीडियो में भी पैर्स द प्लोमन को लेकर के और डिस्क्राइब किया। अगर फ्रेंड्स वीडियो नहीं वॉच किया उसको वॉच जरूर कर ले। साथ ही साथ चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो डू सब्सक्राइब एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। ही इज़ रिमेंबर्ड फॉर हिज 3 वर्क। तो जॉन गॉवर याद किए जाते हैं अपने 3 वर्क्स के लिए, स्पेशली स्पेकुलम मेडिटेंटिस इन फ्रेंच। ये अगर आप यूजीसी नेट देने जा रहे हैं तो ये चीज़ें ज़रूर याद रखनी है क्योंकि वहाँ पर ये चीज़ें आ सकती हैं, आती ही हैं। कौन सा वर्क जॉन गॉवर ने किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है, लैटिन में है, फ्रेंच में है,
और कौन सा वर्क है, तो वो आपको क्योंकि कई बार मिलान करने के लिए आ जाता है, मैचिंग करने के लिए, तो वो चीज़ें इतना ही अगर मालूम है तो भी काम चल जाता है जॉन गॉवर और इनको लेकर के। तो ही इज़ रिमेंबर्ड फॉर हिज 3 वर्क, स्पेकुलम मेडिटेंटिस ये फ्रेंच में था जॉन गॉवर का वर्क, वर्क्स क्लेमेंटिस इन लैटिन, लैटिन में था, और कन्फेसियो अमेंटिस, कन्फेसियो अमेंटिस जो था वो इनका इंग्लिश में था। तो स्पेकुलम मेडिटेंटिस, वॉक्स कैलेमिटीज और कन्फेसियो अमेंटिस ये इनके वर्क थे 3, फ्रेंच, लैटिन, इंग्लिश। The Confessio Amantis is a conventional allegory with a discussion on 7 deadly sins. Sins. So 7 deadly sins. कन्वेंशनल एलिगरी जो होती है उसमें मोस्टली स्पीकर्स और जो राइटर्स होते हैं वो एलिगरी का यूज़ करते हैं हिडन और कॉम्प्लेक्स मीनिंग को कन्वे करने के लिए। तो कन्वेंशनल एलिगरी है कन्फेसियो एमेंटिस, एंड डिस्क्विजिशन मीन्स होता है अन्वेषण करना, खोज करना। तो कन्फेसियो एमेंटिस जो एक है कन्वेंशनल एलिगरी है जिसमें कि एक डिस्क्विजिशन के साथ, एक अन्वेषण के साथ 7 डेडली सिंस को टारगेट किया, उनको लेकर के बताया है इसमें कन्फेसियो एमेंटिस में। तो 7 डेडली सिंस कौन कौन से हैं एक बार उस पर हम नज़र डाल लेते हैं। एक्चुअली जो ये रोमन कैथोलिक्स थे या हम कह सकते हैं क्रिश्चियनिटी में जो 7 डेडली सिंस बताए गए हैं उसमें है लस्ट। एक्चुअली जो 7 डेडली सिंस हैं ये 7 बिहेवियर्स हैं और फीलिंग्स हैं जो कि एक बुराई के बाद दूसरी बुराई करने के लिए मनुष्य को इंस्पायर करते हैं, या एक बुराई का एक गलती करने के बाद दूसरा वो पाप करता है इस तरीके से। तो वो है प्राइड, ग्रीड, लस्ट, एनवी, रैथ, ग्लटनी, स्लोथ। तो उसको लेकर के मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी 7 डेडली सिंस को लेकर के। तो क्रिश्चियनिटी में कौन से 7 डेडली सिंस बताए गए हैं। नेक्स्ट राइटर हैं जॉन वेक्लिफ। जॉन वेक्लिफ के बारे में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ है अपने लास्ट 2 वीडियोज़ में। एंड ही वॉज बॉर्न इन यॉर्कशायर एंड एजुकेटेड एट ऑक्सफोर्ड। वेक्लिफ टुक होली ऑर्डर्स एंड टुक अ लीडिंग पार्ट इन द इक्लेसिस्टिकल फ्यूड्स। फ्यूड्स मीन्स होता है झगड़े, कलह of the day. He wrote many books in Latin in support of his revolutionary opinions. तो जॉन वैक्लिफ ने रेवोल्यूशन के लिए बहुत सपोर्ट किया और कई सारी बुक्स लिखी, और इन्होंने जो धार्मिक झगड़े थे उनको लेकर के इन्होंने बाइबल का ट्रांसलेशन किया, और उसके माध्यम से इन्होंने जो रिलीजियस झगड़े होते थे, रिलीजन को लेकर के जो लोगों के अंदर मिसकॉन्सेप्शन थे उनको दूर किया। इसीलिए वो 14th सेंचुरी इंग्लैंड के मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन कहलाए। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है चौसर से लेके टोटल मिसलैनी तक पढ़ना है, और 1400 में जब डेथ हो जाती है चौसर की और लैंगलैंड की, इसके बाद ये पीरियड, बाद का पीरियड जो था ये बैरन पीरियड भी कहलाया। 1400 से लेकर के 1515 तक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है ये। 1400 से 1515 तक, ये 115 ईयर्स का जो टाइम था ये बैरन पीरियड कहलाया, क्योंकि इस समय कोई भी ऐसी इम्पॉर्टेंट वर्क नहीं हुआ था, इम्पॉर्टेंट रचना नहीं थी, कोई ऐसा राइटर नहीं था जिसने बहुत ही ग्रेट वर्क लिखा हो। तो द पीरियड स्ट्रेचिंग फ्रॉम 1401 टू 1515 इज अ लॉन्ग बैरन पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर। एक लंबा बंजर जिसमें कोई भी प्रोडक्टिव वर्क नहीं हुआ था, तो बंजर पीरियड इसीलिए इसको कहा गया। चौसर वॉज इमीडिएटेड बोथ इन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, लेकिन चौसर को के फॉलोवर्स थे और उनको इमिटेट किया गया था। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड दोनों जगह चौसर के फॉलोवर्स थे। तो कुछ इंग्लिश चौसरियंस थे और कुछ स्कॉटिश चौसरियन थे, तो हम उनको इसमें देखते हैं। तो जो इंग्लिश चौसरियंस थे, इंग्लैंड में ही ये जो चौसर को फॉलो करने वाले थे, तो वो इंग्लिश चौसरियंस कहलाए। उसमें से थे थॉमस ऑक्लेव, जॉन लिडगेट, स्टीफन हॉफ्स एंड जॉन स्किल्टन। तो ये 4 नेम्स हैं जो इंग्लिश चौसरियन में काउंट किए जाते हैं। थॉमस ऑक्लेव, जॉन लिडगेट, स्टीफन हॉफ्स एंड जॉन स्किल्टन वर पुअर imitators of Chaucer's poetic art. They contributed nothing to the development of poetry during the 15th century. थॉमस ऑक्लेव आर हॉक्लेव, इनको ऑक्लेव या हॉक्लेव दोनों तरीके से ये कहा जाता है। इनका जो टाइम पीरियड था वो 1370 से 1450 तक था। रोट अ लॉन्ग पोएम कॉल्ड द गवर्नेल ऑफ प्रिंसेस। द गवर्नेल ऑफ प्रिंसेस इनका एक लॉन्ग पोएम इन्होंने लिखी थी। इन चौसर 7 लाइन स्टेंजा राइमिंग, जो इन चौसर का राइम रॉयल 7 लाइन स्टेंजा था उसी को फॉलो करके
सेवन लाइन स्टेंजा हमने अभी फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि चौसर इन्वेंटेड राइम रॉयल स्टेंजा, सेवन लाइन स्टेंजा जिसका राइमिंग थी ए बी बी सी सी। तो उसको फॉलो करते हुए अपनी एक लॉन्ग पोएम लिखी थॉमस ऑक्लेव ने, द गवर्नेल ऑफ प्रिंसेस। अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, ये पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एंड इन हिज प्रोलॉग स्टीफन हॉफ्स। अगले राइटर आते हैं स्टीफन हॉफ्स। स्टीफन हॉफ्स जो थे इन्होंने हुज पास टाइम ऑफ प्लेजर फॉलो द ओल्ड एलिगरिकल मोड। यस, तो थॉमस ऑक्लेव के बारे में हम पढ़ रहे थे। स्टीफन हॉफ्स का बीच में लाइन मैंने ऊपर लिख दी थी। तो इन हिज प्रोलॉग इन विच ही टेल्स अस मच अबाउट हिमसेल्फ, डिस्क्राइब्स हिज ग्रीफ ऑन चॉसर्स डेथ एंड सिंग्स हिज मास्टर्स प्रेजेस। तो थॉमस ऑक्लेव ने जो पोएम लिखी थी, लॉन्ग पोएम द गवर्नेल ऑफ प्रिंसेस, इसमें अपने चौसर की डेथ पर दुख जताया है और अपने मास्टर की प्रशंसा की है, चौसर की। एंड जो इसके बाद जो दूसरी पोएम आती है थॉमस ऑक्लेव की, तो वो थी मॉडर ऑफ गॉड। तो ये पोएम थी और 1370 से लेकर 1451 तक का पीरियड इनका थॉमस ऑक्लेव का माना जाता है। अब इसके बाद स्टीफन हॉफ्स जो थे 1523 इनका डेट दी गई है। इसके बाद कुछ भी क्लियर नहीं है कब इनका क्या बर्थ यस। हुज पास टाइम ऑफ प्लेजर फॉलोड द ओल्ड एलिगोरिकल मोड। तो इनका जो इन्होंने पास टाइम ऑफ प्लेजर एक वर्क दिया था जो कि एलिगोरिकल मोड पर ही बेस्ड था। नेक्स्ट राइटर आते हैं लिडगेट। तो लिडगेट जो थे अ लर्नड बेनेडिक्टाइन मॉन्क ऑफ बरी सेंट इंस्ट्रूमेंट्स, हिज लॉन्गर प्रोडक्शन बीइंग द स्टोरी ऑफ थीव्स। तो स्टोरी ऑफ थीव्स जो था डिज़ाइन किया गया था कैंटरबरी टेल्स को ही स्टोरी पर से को इन्होंने फॉलो करने की कोशिश की थी। डिज़ाइंड एज अ न्यू कैंटरबरी टेल्स, द ट्रॉय बुक एंड द फॉल्स ऑफ प्रिंसेस। तो ये इनके वर्क्स थे, इंपॉर्टेंट वर्क विलियम लिडगेट के, तो जॉन लिडगेट के सॉरी। तो स्टोरी ऑफ थीव्स और ट्रॉय बुक एंड फॉल्स ऑफ प्रिंसेस, ये थ्री वर्क थे इनके। और इन्होंने स्टोरी ऑफ जो थीव्स थी इसको डिज़ाइन किया था कैंटरबरी टेल के अकॉर्डिंग। एंड द लास्ट बेस्ड ऑन अ फ्रेंच पैराफ्रेज ऑफ अ लैटिन वर्क बाई बोकेशियो। तो लास्ट वाला जो फॉल्स ऑफ प्रिंसेस था, तो ये बोकेशियो के लैटिन वर्क के फ्रेंच पैराफ्रेज पर बेस्ड था, उससे इंस्पायर्ड था। लास्ट अब इसके बाद अभी हमने इंग्लिश चौसरियन के बारे में पढ़ा है, अब है स्कॉटिश चौसरियन। तो स्कॉटिश चौसरियन जो थे उसमें नाम आते हैं जेम्स फर्स्ट का, रॉबर्ट हेनरिसन, विलियम डनबार, ग्रेविन डुगलस, सर डेविड लिंडसे। ये हैं स्कॉटिश चौसरियन जो कि स्कॉटलैंड में चौसर के फॉलोवर्स थे। शो सम साइंस ऑफ ओरिजिनलिटी एंड फ्रेशनेस। तो जेम्स फर्स्ट जो थे, जेम्स फर्स्ट द किंग स्क्वायर, दैट इज एक बुक थी इनकी जेम्स फर्स्ट की, द किंग स्क्वायर, अ लॉन्ग पोएम इन विच जेम्स फर्स्ट ऑफ स्कॉटलैंड 1394 से लेकर के 1437 तक का इनका समय था, टेल्स ऑफ हिज लव फॉर द लेडी जेन ब्यूफोर्ड हु आफ्टरवर्ड्स बिकेम हिज वाइफ। तो जेम्स फर्स्ट का ये द किंग स्क्वायर वर्क याद रखना है। और इन ये स्कॉटलैंड के थे, स्कॉटिश फॉलोवर थे चौसर के। उनका जो वर्क था द किंग स्क्वायर, ये इन्होंने टेल्स ऑफ हिज लव फॉर द लेडी जेन ब्यूफोर्ड को, जो कि बाद में जिनसे इनकी शादी हो जाती है, इनकी वाइफ हो जाती हैं वो। अब नेक्स्ट है विलियम डनबर। तो विलियम डनबर, मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही लिखा है, ज़्यादा कुछ भी नहीं लिखा है। तो विलियम डनबर जो थे उनकी जो पोइट्री थी इज हिज एलिगरिकल पोएम द थिस्टल एंड द रोज। तो विलियम डनबर की ये पोइट्री थी थिस्टल एंड द रोज। एंड सेट्रिकल पोएम बैलेट्स अ डांस ऑफ द सेवन डेडली सिंस, ये बहुत ही फेमस है ये नेम, डांस ऑफ द सेवन डेडली सिंस। तो ये विलियम डनबार का वर्क है। उस समय फ्रेंड्स मोस्टली एलिगरिकली ही पोएम लिखी गई थी, जिनके पीछे बहुत बड़ा सिंबॉलिक मीनिंग छिपा रहता था, हिडन मीनिंग रहता था, कॉम्प्लेक्स मीनिंग रहता था। डायरेक्ट ना कह करके एक रूपक दे करके अपने मैसेज को डाइवर्ट करने का रहता था राइटर्स का टेम्परामेंट। अब नेक्स्ट राइटर हैं रॉबर्ट हैंड्रिसन। तो रॉबर्ट हैंड्रिसन ये भी स्कॉटिश फॉलोवर थे चौसर के, हु फॉलोड द चौसरियन मॉडल इन हिज टेस्टामेंट ऑफ क्रिसीट, बट ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन रॉबिन एंड मैकिन अ स्टोरी विच एंटिसिपेट्स बर्न्स
डंकन ग्रे। तो ये इन्होंने वर्क लिखा था और चौसर के चौसरियन मॉडल पर बेस्ड था, टेस्टामेंट ऑफ क्रिसीड और रॉबिन एंड मैगनी, जो कि स्टोरी बेस्ड थी इनकी। और नेक्स्ट राइटर थे गैविन डुगलस। इनका टाइम पीरियड था 1474 से 1522 तक। हुज पुलिस ऑफ ऑनर इज फुल ऑफ चौसर। मतलब इन्होंने बहुत ज़्यादा चौसर को इसमें फॉलो किया है। द बैटल ऑफ आउटरबर्न एंड द नट ब्राउन मेड एंड द न्यूमरस बैलेट्स ऑफ द रॉबिन हुड साइकिल फर्स्ट टुक शेप। तो ये सारे स्कॉटिश चौसरियन थे जिन्होंने, जो चौसर के फॉलोवर थे। अब इसके बाद बात होती है प्रोज ऑफ द 15th सेंचुरी। 15th सेंचुरी में जो प्रोज आया, लिखा गया, तो द डेवलपमेंट ऑफ प्रोज वॉज फैसिलिटेटेड बाय द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस बाय कैक्सटन इन 1476। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नोटेबल पॉइंट है कि ये फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस जो थी विलियम कैक्सटन ने इस्टेब्लिश की थी 1476 से। इसी के साथ डेवलपमेंट ऑफ प्रोज जो था उसको, प्रोज के डेवलपमेंट को बढ़ावा मिला। तो रेजिनाल्ड पीकॉक्स के जो थे, इनका टाइम पीरियड 1390 से 1491 तक था। इनके 2 वर्क्स उस समय आए। रिप्रेशर ऑफ ओवर मच ब्लेमिंग ऑफ द क्लर्गी एंड द बुक ऑफ फेथ आर लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश प्रोज। तो ये रेजिनाल्ड पीकॉक के ये वर्क जो थे लैंडमार्क साबित हुए इंग्लिश प्रोज की हिस्ट्री में। इसके बाद सर जॉन फ्रोटेस्क्यू जो थे इज़ नोन फॉर द इंग्लिश वर्क्स द डिफरेंस बिटवीन एन एब्सल्यूट एंड लिमिटेड मोनार्की एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड। इनके ये वर्क थे, 2 वर्क, द डिफरेंस बिटवीन एन एब्सल्यूट एंड लिमिटेड मोनार्की और दूसरा था द गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड। ये अपने इन 2 वर्क के लिए जाने जाते हैं। विलियम कैक्सटन जो थे, विलियम कैक्सटन का टाइम पीरियड था 1421 से 1491 तक था। इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस इस्टेब्लिश की। हु सेटिंग अप हिज प्रेस एट वेस्टमिंस्टर इंग्लैंड में इन्होंने अपनी प्रिंटिंग प्रेस को इस्टेब्लिश किया था। एंड बिकेम अवर फर्स्ट इंग्लिश प्रिंटर। तो फर्स्ट इंग्लिश प्रिंटर की बात होती है तो वहाँ भी नाम विलियम कैक्सटन का ही आता है। विलियम कैक्सटन थे फर्स्ट इंग्लिश प्रिंटर। दस डिजर्व्स रिकॉग्निशन एज वन ऑफ द ग्रेट फोररनर्स ऑफ द इंटेलेक्चुअल रिवाइवल ऑफ द 15th सेंचुरी है। तो 15th सेंचुरी के जो इंटेलेक्चुअल रिवाइवल के फोररनर्स थे उसमें सबसे पहले विलियम कैक्सटन का ही नेम आता है। तो इन्होंने 24 ट्रांसलेशंस किए थे। ही मेड 24 ट्रांसलेशंस फ्रॉम फ्रेंच, डच एंड लैटिन टेक्स्ट्स। तो फ्रेंच, डच एंड लैटिन टेक्स्ट से इन्होंने 24 ट्रांसलेशंस किए थे। द रीसाइक्लिंग ऑफ द हिस्ट्रीज ऑफ ट्रॉय 1471 में आया था ये वर्क। द गेम एंड प्ले ऑफ द चेस 1474 में। द रेनार्ड द फॉक्स ट्रांसलेटेड फ्रॉम द डच एंड द डिक्ट्स एंड सेइंग ऑफ फिलोसफर्स। तो ये इनके फेमस वर्क थे, आर हिज फेमस वर्क्स, द डिक्ट्स एंड द सेइंग्स ऑफ द फिलोसफर। इसके बाद आता है सर थॉमस मैलोरी का। और सर थॉमस मैलोरी का जो डेट ऑफ बर्थ है वो तो क्लियर नहीं है, बट जो 1471 की डेट ऑफ डेथ है। एंड मैलोरीज मेमोरेबल वर्क इज़ मॉल्ट डी ऑर्थर। मॉल्ट डी ऑर्थर जो था ये उनका बहुत ही फेमस वर्क है, आपने नाम इसका कई बार सुना होगा। हु वॉज पब्लिश बाय कैक्सटन। तो थॉमस मैलोरी का मॉल्ट डी ऑर्थर वर्क कैक्सटन के द्वारा ही पब्लिश किया गया था। हु पॉइंटेड आउट दैट इट वॉज कंप्लीटेड इन द रेन ऑफ किंग एडवर्ड फोर। तो किंग एडवर्ड 4 के रेन में, शासनकाल में पूरा हुआ था इन द ईयर 1470 में ये पूरा हो गया था ये वर्क। लॉर्ड टेनिसन्स फेमस वर्क आइडियल्स ऑफ द किंग वॉज इमेंसली इन्फ्लुएंस्ड बाई इट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन का फेमस वर्क आइडियल्स ऑफ द किंग जो है वो थॉमस मैलोरी के मॉल्टे डी ऑर्थर से पूरी तरह से प्रभावित है और उसी पर बेस्ड है। हम ये कह सकते हैं वहाँ से इंस्पायर्ड होकर के टेनिसन ने अपना वर्क आइडियल्स ऑफ द किंग लिखा था। और प्रिंटिंग प्रेस 1476 में स्टैब्लिश हुई थी। तो ये वर्क जो था विलियम कैक्सटन ने, थॉमस मैलोरी के डेथ टाइम 1471 है, तो उनके डेथ के बाद कैक्सटन ने पब्लिश किया था इस वर्क को, मॉल्टे डी ऑर्थर को। इसके बाद हो जाते हैं स्टार्टिंग द बिगिनिंग ऑफ ड्रामा। तो द ब्रिटिश ड्रामा बिगेन इन द 15th सेंचुरी। इट ग्रू आउट ऑफ लिटर्जी मीन्स अ रिलीजियस सेरेमनी ऑफ द चर्च। इन द बिगिनिंग द प्लेज वर रिटन इन लैटिन आर फ्रेंच। सबसे पहले लैटिन और फ्रेंच में ही प्लेज लिखे जा रहे थे। बिगनिंग ऑफ ड्रामा को
एक रिलीजियस सेरेमनी ऑफ द चर्च इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पहले चर्च में लाइफ ऑफ क्राइस्ट के जीवन को और उनके उपदेशों को, गॉस्पेल स्टोरीज़ को, इन सभी चीज़ों को लिविंग पिक्चर्स के थ्रू परफॉर्म करते थे एक्टर्स, मतलब एक्टिंग की जाती थी, लोग उनका ड्रामेटाइजेशन करते थे। लेकिन द स्टोरी जो होती थी वो एक डम्ब शो होते थे, मतलब उसमें बोला नहीं जाता था, सिर्फ पिक्चराइजेशन करते थे, मूक जैसे मूक पिक्चर होती हैं, डम्ब शोज़ होते थे, डम्ब शोज़। तो स्टार्टिंग में इस तरीके से परफॉर्मेंस होते थे, प्लेस का जो परफॉर्मेंस होते थे वो चर्च और कैथीड्रल में हुए थे, इसीलिए इसको ऐसा कहा गया है कि रिलीजियस सेरेमनी ऑफ द चर्च, बिगनिंग ऑफ ड्रामा की शुरुआत ऐसे हुई थी। अब आगे हैं जो हैं, स्टार्टिंग में द मिस्ट्री एंड मिरेकल प्लेज लिखे गए थे, मिस्ट्री एंड मिरेकल प्लेज विच ग्रू आउट ऑफ द लिटर्जिकल ड्रामा केम इनटू बीइंग इन द 14th सेंचुरी। मिस्ट्री और मिरेकल प्लेस जो थे ये 14th सेंचुरी से ही मतलब अस्तित्व में आने लगे थे। और जो मिस्ट्री प्लेस होते हैं उनकी जो थीम होती है वो बाइबल से ली जाती है, और मिरेकल प्लेस जो होते हैं वो एक वंडरफुल थिंग होती है, सेंट्स की लाइफ का चमत्कारी चीज़ें उनसे ली जाती हैं, उनसे इंस्पायर्ड होते थे ये प्लेस, वंडरफुल थिंग इन द लाइफ्स ऑफ सेंट्स। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी के आगे से हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। एंड आई होप कि आपको ये डेफिनेटली हेल्पफुल प्रूव हुआ होगा। एंड इफ़ आप फिर से मैं बोल रही हूँ, अगर किसी ने नहीं सब्सक्राइब कर रखा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो गिव द थंब ऑफ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। विल मीट यू अगेन विथ नेक्स्ट वीडियो विद द मिस्ट्री प्लेज एंड मिरेकल प्लेज। इसके साथ में आपसे मिलेंगी और उसमें हम डिस्कस करेंगे मोरालिटीज़ के बारे में, इंटरल्यूड्स के बारे में, एंड एज ऑफ शेक्सपियर के बारे में, क्योंकि इसके बाद वह स्टार्ट होती है तो कैसे किस तरीके से बाइबल से इंस्पायर्ड थी प्लेस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड